कैमरा सेट है, चलिए। बजट, यूनियन बजट का मीनिंग क्या रहता है? फ्यूचर प्लानिंग फॉर गवर्नमेंट के फ्यूचर ईयर में जो आपका फिस्कल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है उसके अंदर पैसा कहाँ कहाँ से आएगा और कहाँ कहाँ खर्च होगा। तो यहाँ पे बजट के हम दो एस्पेक्ट पढ़ते हैं। एक, पैसा आएगा कहाँ से, होगा, आएगा कहाँ से, उसको हमने रिसीट बोला था, ठीक है, कि पैसा आएगा कहाँ से। और दूसरी तरफ जहां खर्च होगा उसको हमने एक्सपेंडिचर बोला था, राइट। तो यहाँ पे अगर हम रिसीट की बात कर रहे हैं सिंपल, तो रिसीट भी हमारी दो तरह की होंगी। कौन सी वाली? एक तो हर टाइम आने वाली रेवेन्यू, मतलब रूटीन में आ रही है गवर्नमेंट के पास, और एक जो कभी कभार आती है लेकिन वो एसेट या लाइबिलिटी पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाल के जाती है, ठीक है, आ रहा है पैसा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम रूटीन की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास टैक्स आ रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास और फाइन पेनल्टीज के थ्रू हमारे ऊपर फाइन पेनल्टी लग गई है, चालान कट रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन गवर्नमेंट के लिए वो इनकम, तो वो रूटीन की इनकम है जो गवर्नमेंट रिसीव कर रही है, ठीक है, इसलिए उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। दूसरी तरफ अगर हम रेवेन्यू नेचर की रिसीट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ना तो कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, मतलब पैसा तो आ रहा है लेकिन उस पैसे से कोई भी गवर्नमेंट जो है नया हॉस्पिटल नहीं बना पा रही है, रूटीन में आ रहा है पैसा, ठीक है। तो ना तो कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, ना ही कोई लायबिलिटी पे ऑफ हो रही है, फिर भी पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के पास रूटीन में, तो ऐसी इनकम को रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं, ठीक है। ये दो तरह से होती है, या तो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स की फॉर्म में मिल रहा है या फिर नॉन टैक्स की फॉर्म में मिल रहा है। टैक्स भी आपने दो तरह का पढ़ा था, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अभी तुम इतना समझ लो, फिर और उसको डिटेल में हम कर लेंगे। डन, क्लियर हो गया। नॉन टैक्स के अंदर जितने भी चालान, फाइन, फीस वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस खरीद रहे हो, किसी भी चीज का लाइसेंस वगैरह ले रहे हो तो फिर पेमेंट आपको जो करनी पड़ रही है तो आपकी पेमेंट गवर्नमेंट की इनकम। डन, तो इसके थ्रू जो है गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसोर्सेज से इनकम हो रही है। अब हम दूसरे उसकी बात कर लेते हैं, कैपिटल नेचर का जो रिसोर्स रिसीव हो रही है। कैपिटल वर्ड जैसे ही आएगा तो या तो एसेट एक्टिव हो जाएगा या लायबिलिटी एक्टिव हो जाएगी, दोनों में से कुछ ना कुछ जरूर होगा। पैसा आ रहा है, रिसीट की बात करें, आ रहा है, तो पैसा कैसे आएगा? या तो एसेट को बेचा है आपने, इसका आएगा, प्रॉपर्टी बेची है, कंपनी प्राइवेटाइज कर दी है, ठीक है, या तो आपने कोई एसेट बेचा है या कोई लायबिलिटी कर ली है, बोरोइंग, लोन ले लिया जी 10 सालों के लिए, तो पैसा तो आ गया लेकिन लायबिलिटी क्रिएट हो, ठीक है। तो जैसे ही ये कैपिटल वर्ड आएगा वैसे ही या तो एसेट या लायबिलिटी कुछ ना कुछ जरूर इम्पैक्ट पड़ेगा, या तो एसेट घटेगा, ठीक है, या तो एसेट घटेगा या लायबिलिटी बढ़ेगी, जैसे कि आपकी बोरोइंग्स हो गई, डन, या फिर आपके आपके रीपेमेंट उसमें चला जाएगा एक्सपेंडिचर में। आपका कोई भी आपने लोन लिया है, कोई डिसइन्वेस्टमेंट किया है, एसेट आपने प्राइवेटाइज कर दिया, हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, जैसे एयर इंडिया टाटा ग्रुप को दे दी गई है, राइट, जैसे कि LIC आपकी प्राइवेटाइज कर दी गई है, तो ये सब गवर्नमेंट कंपनीज थी जिनको प्राइवेटाइज कर दिया गया है, प्राइवेट हैंड्स में दे दिया मैनेज करने के लिए, बदले में गवर्नमेंट को एक बड़ा पैसा मिला है, तो रिसीट तो मिली है लेकिन उसकी बदले में एसेट चला गया, ठीक है। वर्ल्ड बैंक से लोन तो ले लिया, पैसा तो आ गया लेकिन एक लायबिलिटी हमारे सर पे आ गई, कंट्री के उस पे आ गई, राइट। तो ऐसी उसको हम कैसी रिसीट बोलते हैं? कैपिटल रिसीट। फाइन, तो ये दो फॉर्म में पैसा आता है बजट में जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। दूसरी तरफ हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, तो अब आ तो गया, दोनों एस्पेक्ट से, दोनों तरफ से आपने ढूंढ लिया कि यहाँ से ये आएगा, यहाँ से ये आएगा। दूसरी तरफ खर्चे होंगे, खर्चे भी दोनों ही तरह के होंगे, रेवेन्यू नेचर के होंगे और आपके कैपिटल नेचर के होंगे। रेवेन्यू नेचर के रूटीन वाले खर्चा हो रहा है लेकिन ना तो कोई एसेट बन रहा है ना कोई लायबिलिटी पे ऑफ हो रही है, ठीक है, ना तो लायबिलिटी पे कर रहे हो ना कोई एसेट बना रहे हो, हॉस्पिटल, ब्रिज, डैम कुछ भी नहीं बन रहा, हाईवे, फ्लाईओवर कुछ नहीं बन रहा, फिर भी हर महीने एक बड़ा अमाउंट, सिर्फ महीने नहीं रूटीन बेसिस पे, ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के चलते रहते हैं, जैसे हमने उज्ज्वला योजना कर लिया, शौचालय कर लिया, ये सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सब में रूटीन में पैसा लग सकता है, पेमेंट हो रही है रूटीन में, राइट। तो रूटीन में पेमेंट बहुत बड़ा अमाउंट, सोचो पूरी कंट्री का करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ भी एसेट नहीं बन रहा,
ना कोई हॉस्पिटल बन रहा, ना कोई एसेट बन रहा, ना कोई लाइबिलिटी पे ऑफ हो रही, फिर भी खर्चा हो। तो ऐसे खर्चे को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर आएगा, तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर या तो आप कोई एसेट बना लोगे या लाइबिलिटी पे ऑफ कर दोगे। एसेट लाइबिलिटी पे इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो जब भी एसेट या लाइबिलिटी पे इफेक्ट आएगा तो आप इमीडिएटली उसको कैपिटल नेचर से कोरिलेट कर दोगे। पैसा आ रहा है तो कैपिटल रिसीट, और पैसा खर्च हो रहा है या जा रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। डन। अभी यहाँ पे कैसा रहेगा, एसेट क्रिएट हो रहा है, कोई एसेट बना रहे हो, फॉरेन कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो कंट्री के नाम से हो गया ना, राइट। यही चीज आपके कोई लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी, लोन की रीपेमेंट कर दी, वर्ल्ड बैंक से लोन ले रखा था, पेमेंट कर दी, बड़ा अमाउंट चला गया, लेकिन एक लाइबिलिटी भी खत्म कर देगा। जो सालों से आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे थे, इंटरेस्ट पे कर रहे थे, वो खत्म हो गया फाइनली, तो एक लाइबिलिटी आपके सर से खत्म है। ठीक है, सो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। तो ये आपने यहाँ पे दोनों तरह के खर्चे पड़ चुके होते हैं। तो यहाँ से तो इनकम हो रही थी और यहाँ से आपके खर्चे हो रहे थे, इसका बैलेंस आप बना रहे थे। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि अगर आपकी रेवेन्यू ज्यादा थी, एक्सपेंडिचर कम थे, तो बहुत अच्छी बात है, रिसीट ज्यादा थी, ठीक है, खर्चे कम थे, तो आपका बजट क्या बोला जाएगा, बजट में स्टेटमेंट बनाया ना, यहाँ से इतना इतना पैसा आएगा, यहाँ खर्च होगा, तो एट लास्ट आप टोटल तो करोगे। तो जिस साइड का ज्यादा टोटल ज्यादा आ रहा है, रेवेन्यू साइड का होता है, रिसीट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो आपका बजट सरप्लस बजट बोला जाएगा। सरप्लस है जी, बहुत अच्छी बात है, राइट। यही अगर रिसीट एक्सपेंडिचर के बराबर रहेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस। बैलेंस है जी, जितना हमने रिसीट होनी है उतने ही हमने खर्च भी दिखा दिए, कंट्री डेवलप हो रही है प्रॉपर, कोई परेशानी नहीं है। डन। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ आएगा, जब रेवेन्यू आपका कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो ऐसे बजट को हम डेफिसिट बजट कहते हैं। अब यहां से कहानी शुरू होगी। अगर डेफिसिट हुआ, खर्चे तो हमने प्रोजेक्ट कर लिए कि यहाँ खर्च कर, राइट, डेवलपिंग कंट्री है, खर्चे बहुत है, अर्निंग नहीं है, कंपैरेटिवली कम है, तो अब इस पैसे को कहां से लेके आओगे, खर्चे तो करने हैं। अब इलेक्शन जीतना है तो प्रोमिसेस करनी है, प्रोमिसेस तो करने से काम नहीं चलेगा, पूरी भी करनी पड़ेगी, पैसा कहां से लाओगे, राइट। तो दैट इज डेफिसिट, जहां आपकी रेवेन्यू कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है। एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो दोनों तरह के एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इनकम की बात कर रहे हैं, रिसीट की बात कर रहे हैं, तो अगेन दोनों तरह की बात हो रही है, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट। टोटल की बात कर रहे हैं हम फाइनली यहाँ पे, राइट। नाउ अब आपके पास आ जाता है कि अगर ये डेफिसिट है तो किस लेवल का है, छोटा मोटा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे डेफिसिट। क्लियर हो गया। अब डेफिसिट है तो अरेंज करना पड़ेगा, सेटल डाउन करना पड़ेगा, डेफिसिट क्या है, क्लियर है, डन। अब यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट फर्स्ट हमारा है। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब नाम से समझ में आ रहा है, रूटीन की चीजों में डेफिसिट आ रहा है, मतलब रूटीन की इनकम कम है, रूटीन के खर्चे ज्यादा है, ठीक है, रेवेन्यू नेचर है ना, तो रेवेन्यू का सीधा सीधा रिलेशन जो है, कोरिलेशन जो है, आप इसको रूटीन की चीजों से करिए। तो रूटीन में गवर्नमेंट की इनकम कम है, रिसीट कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है रूटीन वाले, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, अगर ये रूटीन वाली चीजें हैं तो गवर्नमेंट अपनी रूटीन वाली इनकम बढ़ा दे, रेवेन्यू नेचर की रिसीट बढ़ा दे तो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे अगर आप गवर्नमेंट को लग रहा है कि रूटीन की जो है खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, इनकम कम हो रही है, तो खर्चों को कम कर दे तो भी बैलेंस हो जाएगा। हर महीने हमारी सैलरी आ रही है, हमें पता है इतनी सैलरी है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, या तो आप खर्चे कम करोगे या कोशिश करोगे कि इनकम दूसरी जनरेट होनी शुरू हो जाए, एक और पैरेलल इनकम जनरेट हो जाए। सिर्फ हस्बैंड अर्न कर रहा है तो वाइफ भी अर्न करना शुरू कर दे, कोई भी काम स्टार्ट कर दे, एनी हाउ वो उस चीज को बैलेंस कर लिया जाएगा। सिमिलरली कंट्री के साथ, तो या तो खर्चों को कम कर दो
गवर्नमेंट के रूटीन के खर्चे अभी रोक दो। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डेफिसिट आ रहा है कंट्री के अंदर, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप बैलेंस करने की जरूरत है। तो अभी के टाइम के लिए इन खर्चों को रोक दो या फिर इनकम बढ़ा लो, तो ये चीजें मैनेजेबल होती है। तो रेवेन्यू डेफिसिट बेसिकली गवर्नमेंट की बेवकूफियों को शो करता है कि गवर्नमेंट ने मिसमैनेजमेंट कर रखा है। गवर्नमेंट अगर तरीके से मैनेज करेगा तो ये कंट्रोल हो जाएगा। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम करेंगे, एग्जाम में लिखने का नहीं है, सिंपल समझने का है। इकोनॉमी को हो गया है कोल्ड, ठीक है। अब अगर इकोनॉमी को नहीं संभाला गया तो धीरे धीरे ये कोल्ड फीवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बेवकूफी हमारी है। आपको लग रहा है इकोनॉमी में कोल्ड हो रहा है तो गार्गल वार्गल कर लेने थे, यहीं पे ही संभाल लेना था, बढ़ने नहीं देना था। तो ये बेवकूफी किसकी है? हमारी है। हम बारिश में भीग गए या कुछ भी हुआ जिसकी वजह से हमें कोल्ड हो गया। वेदर सेंसिटिव चल रहा है, हमने प्रिकॉशन नहीं रखी। इकोनॉमी सेंसिटिव चल रही है, यूएस में कुछ हुआ है, उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे हमारी इकोनॉमी पे पड़ रहा है। हमारी इकोनॉमी में जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ गया, करेंसी पे इफेक्ट आ गया, एनी हाउ हुआ, वहां पे कुछ इफेक्ट हमारे ऊपर आ गया। तो हमें उस टाइम पे अपने या तो खर्चों को रोक देना है या फिर हमारी अपने रेवेन्यू को बढ़ा देना है। एनी हाउ ये जो है गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट बोला जाता है ऑफ गवर्नमेंट। समझ में आ गया? तो गवर्नमेंट अगर थोड़ी सी यहाँ पे प्रिकॉशन रखे, थोड़ा सा केयरफुली अगर मैनेज करे तो चीजों को यहीं पे ही मैनेज किया जा सकता है। इस डेफिसिट को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। समझ में आ गया? क्लियर है? डन। चलिए अब इसका फॉर्मूला क्या रहता है? रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू क्या है आपकी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू रिसीट कम है, ये फॉर्मूला होगा। डेफिसिट तो तभी आया रेवेन्यू नेचर के खर्चे ज्यादा है, रूटीन नेचर के खर्चे ज्यादा है, रूटीन नेचर की इनकम कम है। राइट? क्लियर है? आगे बढ़े। आगे नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट का मतलब है नहीं संभाल पाया, कोल्ड से गला जकड़ गया और भाई साहब रात को इकोनॉमी फीवर में पड़ी हुई है, ठीक है। क्योंकि बेवकूफी हमने करी, गवर्नमेंट मिसमैनेज कर रही है, मैनेज नहीं कर पाई अपने रूटीन के खर्चों को, रूटीन के इनकम को। उसका इफेक्ट किस पे आया? उसका इफेक्ट कैपिटल नेचर की रिसीट है उसको भी आ गया, टोटल इकोनॉमी पे आ गया। अभी तक सिर्फ रूटीन वाला मिसमैनेजमेंट था, ठीक है, लेकिन अब हुआ क्या? अब हमारी टोटल इफेक्ट आ गया। अभी तक जो भी वो चल रहा था, हमारे मंथ के जो खर्चे थे, रूटीन वाले जो खर्चे थे वो ज्यादा चल रहे थे, इनकम कम चल रही थी। अब हमने क्योंकि मैनेज नहीं किया, अब खर्चे तो जो है वो होंगे। राइट? सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी इनकम जो हो रही है वो 50,000 की हो रही है, खर्चे हो रहे हैं हमारे 65,000 के, तो 15,000 का डिफरेंस तो आ रहा है। खर्चे 65 के हो रहे थे, 15,000 कहाँ से आए? मतलब आपने किसी से लोन ले लिया, ठीक है। हर महीने आप 15,000 का लोन लोगे तो एक बार आप क्या करोगे? आपने 15,000 इससे ले लिया, अगले महीने इससे ले लिया, तो एक तरह से आप ट्रैप के अंदर फंस जाओगे। जो भी देखेगा आपको, जिसकी तरफ भी आप निकलोगे उसे कह रहे यार उसके पैसे हैं, वो मुझे ऐसे देख रहा था। राइट? तो प्रेशर किस पे आ गया? आपके ऊपर। सेम इकोनॉमिक सिचुएशन है, इकोनॉमी फीवर में फंस चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल पे फर्क आ गया है, यहाँ पे क्या बोलेंगे? फिजिकल डेफिसिट। क्या हो गया? ये क्यों दिन पे देख लो? हाँ जी, फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव। एक्सपेंडिचर ज्यादा है, क्या हुआ? स्मॉल बोलो। हाँ जी, एक डिग्री ले आया करो साथ में। चलिए, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? आप पहले इसी को इलेबोरेट कर लेते हैं। तो हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है बच्चे? कर लो यहाँ पे, क्या रहेगा? फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर कौन से वाले हो गए? कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट कौन से है? कैपिटल रिसीट्स प्लस रेवेन्यू रिसीट्स। राइट? तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास यहां से निकल के आ गया। दूसरा फॉर्मूला क्या रहेगा?
अब अगर इसमें आप इसको और इसको कंसीडर करते हो तो ये कुछ ये बन जाएगा। हाँ जी, अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव ब्रैकेट खोलेगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीव। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये तो कुछ रेवेन्यू डेफिसिट आ गया, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीव, ये इसका दूसरा फॉर्मूला बन गया। डन, क्लियर हो गया। अभी तक सिर्फ रेवेन्यू नेचर पे इफेक्ट था, लेकिन अब क्या हो गया है, टोटल पे इफेक्ट आ गया। अब लोन चढ़ता जा रहा है आपके ऊपर। और जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस किया, 15,000 इससे ले लिए, अगले महीने उससे ले लिया, अगले महीने उससे ले लिए, तो एनी हाउ अब उसका वो मांग रहा है, उसको पे करने के लिए फिर तीसरे बंदे से ले लिए, अब दूसरे का पेमेंट करने का टाइम आ गया, उसका कहीं और से ले लिया। इस तरह से आप फंसते चले जा रहे हो सेम इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमी में जो खर्चे ज्यादा हो रहे थे, इनकम कम हो रही थी, तो इकोनॉमी ने ले लिया लोन, कंट्री ने लोन ले लिया वर्ल्ड बैंक से, ठीक है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जो भी ड्यूरेशन रही, राइट। अब उसकी पेमेंट करने की टाइम आ रही है, अब अगले साल, वो तो 5 साल में पे होगा, लेकिन अगले साल फिर से हमारे खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है, फिर जरूरत पड़ेगी। अगले साल सपोज हमने चाइना से ले लिया, नेक्स्ट ईयर फिर जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अपने आप। तो नेक्स्ट ईयर हमने जापान से ले लिया, रशिया से ले लिया, अब 5 साल होते होते पता चला वो तो यूएस से पहले लिया था, वर्ल्ड बैंक से पहले लिया, तो उसकी तो रीपेमेंट की डेट आ गई, राइट। अब रीपेमेंट की डेट आ तो गई, लेकिन हम तो खुद ही अपने खर्चे मांग मांग के कर रहे हैं, यहाँ से लोन लेके, वहां से लोन लेके, बिस्तर लोन कहाँ से चुकाएं। सपोज $10,000 अगर हमने लिए थे, मतलब करोड़ जो भी है, ठीक है, तो उसको पेमेंट कहाँ से करें, हम तो अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे। तो आप क्या करोगे, इन 10,000 करोड़ को पे करने के लिए आप क्या करोगे, आप किसी दूसरी कंट्री से आप 10,000 का ले लोगे, प्लस खाली 10,000 तो नहीं जाएगा, इसका इंटरेस्ट भी जाएगा। तो अगर 10% का इंटरेस्ट भी हुआ तो 11,000 जाएगा, राइट। तो अब वो क्या है, आप धीरे धीरे ट्रैप के अंदर फंसते चले जा रहे हो, और एट लास्ट होगा क्या, अगर किसी इकोनॉमी के डेट के अंदर आप फंस गए। चाइना क्या कर रहा है आजकल, चाइना और श्रीलंका का क्या हुआ है, बोलो। श्रीलंका की प्रॉपर्टी को, उसके जो ब्रिज था, उसका जो भी था, कुछ कॉरिडोर था शायद, वो उसने वो कर लिया है, कैप्चर कर लिया है चाइना ने। क्यों, क्योंकि उसको बनाने के लिए लोन चाइना से लिया था श्रीलंका ने। पता चला कोविड आ गया, श्रीलंका हुआ, थाईलैंड हुआ, ये कुछ ऐसी इकोनॉमी है जो पूरी तरह से सर्विस बेस्ड है, प्रोडक्शन नहीं होता, टूरिज्म के बेस पे चलती है इकोनॉमी, ठीक है। अब टूरिज्म कोविड के टाइम पे कहाँ होगा, उधर से लोन ले लिया, उसकी पेमेंट की, इधर से इकोनॉमी में इन्फ्लो होना बंद हो गया। इकोनॉमी अभी हुआ था ना पिछले 2-3 महीने पहले, 2-4 महीने पहले सुन रहे थे ना, श्रीलंका टाउन, ठीक है, ठीक है, हेमन टोटा करके कुछ वो कुछ था, उसका ब्रिज वगैरह जो था, वो किसने, क्या है उस पे, किसका राइट है, चाइना का राइट। उसे अल्टीमेटम दिया गया कि या तो पेमेंट कर दो हमारे पैसे की, नहीं तो ये हमारी है प्रॉपर्टी। पाकिस्तान में चाइना भी घुसा हुआ है, क्योंकि लोन दे दे के उसको वो कर रखा है सारी प्रॉपर्टी। सिंपल चाइना का अधिकार है, सिंपल बोल रहा है या तो पैसे लौटा दो, नहीं तो हमारी है। डन, समझ में आ गया। तो सिमिलरली किसी भी इकोनॉमी पे अगर आपका लोन जो है वो 1 मिनट से ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां पे फिर खतरा मंडराने लगता है उसकी इंडिपेंडेंस पे, ठीक है। तो उसको बोला जाता है फिस्कल, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट। और ये जो डेट के अंदर हम फंसे हुए हैं, तो उसका भी कर्जा हम पे चढ़ा हुआ है, उसका भी चढ़ा हुआ है, उसका भी चढ़ा हुआ है, किस किस का पे करें, कहाँ से पे करें, तो इसको बोला जाता है डेट ट्रैप। समझ में आ गया। 1991 के अंदर हमने अपने एक बड़े लोन की NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव उस टाइम पे मेन वो थे, नरसिम्हा राव कह रही हूँ, शास्त्री थी वहां पे, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। उनके गाइडेंस में ये स्टेप लिया गया था। क्यों,
उस टाइम पे मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया है कि ये अनाउंसमेंट हो गई कि कंट्री के अंदर के एक ही टाइप का खाना खाओ, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है। ये लोन अगर हमने नहीं चुकाया तो हम दोबारा अब हम यूएस के गुलाम बन जाएंगे, क्योंकि डॉलर्स में लोन था हमारे ऊपर, पेमेंट करनी जरूरी थी, इकोनॉमी में रेवेन्यू हो नहीं रहा था। तो ऐसे केस में हमने कुछ मोल्ड वगैरह जितना भी था सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करके पेमेंट की। अगर नहीं की होती तो आज हम इंडिपेंडेंट नहीं। ठीक है, तो वो क्या था, वो एक तरह से डेट ट्रैप था जिसमें से निकलना जरूरी था। ठीक है, तो निकलते कैसे हैं इसमें से, डेट ट्रैप में तो फंस चुके हो, तो आप निकलोगे कैसे, पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट तो करनी पड़ेगी आपको लोन की। अब या तो रुपए में हो सकती है, वेरी गुड, नहीं हो सकती है तो फिर आप क्या करोगे, आप जो भी आपके पास गोल्ड वगैरह है, जो भी आपका मतलब प्रीशियस मेटल वगैरह आपके पास है, आप उसको सरेंडर करोगे। एनी हाउ वहां से निकलने के लिए आपको समझ में आ गया ये डेट ट्रैप, राइट। अब सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, डेट ट्रैप हमारे पास था, हम फंसे हुए हैं 10,000 करोड़ में, 10,000 करोड़ का हमारे ऊपर लोन है, करोड़ मान लो जो भी, हम सिंपल एक 10,000 वैल्यू लेके चल रहे हैं, $10,000 का हमारे पास यहाँ पे लोन है। अब हमारे पास इसको पे ऑफ करना जरूरी है, तो अगर हम इसको पे ऑफ करने, हमारे पास सपोज जहां से थोड़ा मेटल इकट्ठा कर लिया, थोड़ा गोल्ड, थोड़ा सिल्वर, थोड़े रुपए, राइट, इस तरह से करके थोड़ी हमने अपनी करेंसी को डी वैल्यू कर दिया, राइट। उसके बेस पे हमने 8,000 करोड़ की पेमेंट कर दी। अभी भी 2,000 करोड़ बचे हुए हैं, कहां से लाएं, 10,000 करोड़ में से 8,000 करोड़ तो हमने कर दिया सेटल, लेकिन अभी भी 2,000 करोड़ हमारे पास बचे हुए हैं। तो इसके लिए अब हम अप्रोच करेंगे आरबीआई को। आरबीआई जो जितने भी नोट्स, न्यू नोट्स प्रिंट कर सकती है उतनी हेल्प कर दे, हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है। सेंट्रल बैंक कौन है हमारा, आरबीआई। तो अब आरबीआई को अप्रोच किया जाएगा, भाई जितनी प्रिंट कर सकते हो उतना कर दो नई करेंसी। क्या आरबीआई पूरा 10,000 करोड़ प्रिंट नहीं कर सकती थी, नहीं, क्योंकि सेंट्रल बैंक भी रिस्ट्रिक्ट होता है कंट्री की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंग, उस कंट्री की इन्फ्लेशनरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि उसके पास कितना राइट है, कितने न्यू करेंसी प्रिंट करने का राइट है, उससे ज्यादा वो नहीं प्रिंट कर सकती। नहीं तो हर साल प्रिंट करके निकाल देगी, क्यों किसी पे कर्जा चढ़ेगा, हमेशा प्रिंट करेगी। आरबीआई के पास तो मशीन है, रोज पूरे 24 घंटे प्रिंट होंगे नोट, किसी पे हम पे तो फिर कोई कर्जा चढ़ेगा ही नहीं, सिर्फ हम नहीं, डॉलर्स कैसे प्रिंट होंगे, तो इकोनॉमी के अंदर अगेन डिसबैलेंस हो जाएगा, राइट। इसलिए आरबीआई इतना सारा नोट नहीं प्रिंट कर सकती, उसकी भी कुछ लिमिट होती है। तो जब आरबीआई, सेंट्रल बैंक, कोई भी किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक न्यू नोट्स प्रिंट करके गवर्नमेंट की हेल्प कर रही है, तो इस टर्म को बोला जाता है, हम मान के चल रहे हैं कि $1,000 की, मतलब 1,000 करोड़ की न्यू करेंसी प्रिंट हो रही है, करेंसी प्रिंट सेंट्रल बैंक प्रिंट करता है, तो इस टर्म को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फाइनेंस, ये आपका नहीं, हाँ जी, डेट फाइनेंसिंग, ठीक है। तो इस टर्म को जब आरबीआई या कोई भी सेंट्रल बैंक न्यू करेंसी, न्यू नोट्स प्रिंट करके मतलब गवर्नमेंट की हेल्प करता है, तो इस टर्म को बोला जाता है डेट फाइनेंसिंग। क्लियर है, तो क्या बोलोगे इसको, डेट फाइनेंसिंग, फाइनेंस करा रहे हो आप अपने डेट को फ्रॉम सेंट्रल बैंक। एक वर्ड आपने यूज किया है डेट ट्रैप, ठीक है, दूसरा वर्ड आप क्या यूज कर रहे हो, डेट फाइनेंसिंग, ठीक है। डेट ट्रैप क्या होता है, जब आप मल्टीपल लोन्स पे गिर चुके हो, राइट। और डेट फाइनेंसिंग का मतलब है आप अपने सेंट्रल बैंक से हेल्प ले रहे हो कि जितनी न्यू करेंसी प्रिंट हो सकती है उतनी तो हेल्प कर दो। सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कि 1,000 करोड़ छाप सकता है, राइट। तो अभी भी 1,000 करोड़ पेंडिंग है, 10,000 करोड़ था, 8,000 हमने कर ली, इकट्ठी हो गई, 1,000 की हमने आरबीआई से हेल्प ले ली, न्यू नोट प्रिंट करवा लिए, तो 9,000 तो ऑलमोस्ट सेटल हो गया। अभी भी 1,000 बचे हुए, पे करने हैं 10,000। तो अब हम क्या करेंगे,
इस 1000 को हम कहीं और से बोरो कर रहे हैं, राइट। तो पहले हम कितना बोरो कर रहे थे 10,000, तो इंटरेस्ट 10,000 का कितना होता, कंट्री के ऊपर कितना प्रेशर आता, लेकिन अब कंपैरेटिवली कितना आ रहा है, सिर्फ 1,000 करोड़ का। तो जब हमने इतना मैनेज कर लिया तो इसको भी खाते कमाते पे करते, राइट। क्लियर हो गया, डन। तो ये फाइनली अब कंट्री का डेफिसिट कितना बोला जाएगा, अब कंट्री का डेफिसिट 10,000 नहीं होगा, सिर्फ 1,000। तो जितना आप ये क्या करोगे, आप बोरो करोगे फाइनली, ठीक है। तो जितना आप एट लास्ट बोरो कर रहे हो वो कंट्री का फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है, राइट। तो थर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, यहीं पे कर रही हूं मैं। थर्ड फॉर्मूला, जितना आप बोरो कर रहे हो एट लास्ट दैट इज फिस्कल डेफिसिट, और ये इसका थर्ड फॉर्मूला है। तो जब क्वेश्चन में आपको फिस्कल डेफिसिट के नाम पे मतलब बहुत सारी वैल्यूज भी दे रखी हो और साथ के साथ बोल दिया कि बोरो जो है वो सिर्फ इतना कर रहा है 500 करोड़ से 1,000 करोड़ कर रहा है, तो फिस्कल डेफिसिट अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बोरो दे रखा है, इसका मतलब बाकी सेटलमेंट हो गया, इतना बोरो कर रहा है तो सिर्फ यही फिस्कल डेफिसिट। समझ में आ गया, ठीक है। इकोनॉमी को फीवर से निकाल के लेके आना है, ठीक है। एडमिट हो गया तो यहाँ पे कई इकोनॉमी बैठी हुई है ना वसूल करने के लिए, है ना। तो अपनी इकोनॉमी को वापस से रिवाइज करके लेके आना है। इसका डेफिसिट इज कि अब आपकी पूरी इकोनॉमी पे प्रेशर आ चुका है टोटल, डन। समझ में आ गया यहाँ तक। तो आज के लिए इतना करो, नेक्स्ट डेफिसिट हम कल करेंगे। बच्चों होपफुली बहुत सारे डाउट्स इस क्लास से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्लियर हुए होंगे इस क्लास को देखने के बाद में। अगर रियली आपके कुछ डाउट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर, कीप शेयरिंग। थैंक यू।